हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। कल मैंने सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कराए थे, उसके पहले मैंने यूनियन एंड टेरिटरी के भी कराया था। तो अगर आपने वो दोनों नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और पार्ट थर्ड में बिलोंग करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एक बेसिक राइट जो होता है, यानी एक बेसिक ह्यूमन राइट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर। ठीक है, तो ये सबके लिए होता है, जितने भी ह्यूमन होंगे सबको ये क्या रहेगा, फंडामेंटल राइट मिलेगा। और हमने इसको कहाँ से लिया हुआ, हमने इसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया हुआ है इसको। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछता है कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हुआ है, तो हमने यूएसए से लिया है। इसके भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कौन सा सोर्स हमने कौन सी कंट्री से लिया। अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे भी देख लीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि बेसिक ह्यूमन राइट, यानी एक ह्यूमन को वो राइट मिलना ही चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, जैसे कि मैंने बताया। और these human rights are conferred upon the citizen of India, for the constitution tells that these rights are inviolable: right to life, right to dignity, right to education and etc. all come under one of the six main fundamental right। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया। एंड इसको वायलेशन भी नहीं होना चाहिए, वो मैं भी आगे बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 फंडामेंटल राइट हैं ऑफ इंडिया। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो ये मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि कौन से फंडामेंटल राइट को या कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो कौन सा है वो, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज़। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया, आर्टिकल 12 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी हम स्टेट किसको कहेंगे, क्योंकि जो स्टेट होता है वही फंडामेंटल राइट को जो भी वहाँ के सिटीजन होंगे उनको देगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेट को बताने के लिए क्या है कि जिसमें एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वो क्या होगा, एक स्टेट को डिफ़ाइन किया जाएगा वो। और इसमें भी बहुत सारे केसेस आए हैं कि यूनिवर्सिटी को स्टेट माना जाएगा कि नहीं, या प्राइवेट कंपनीज़ को माना जाएगा कि नहीं, क्योंकि वायलेशन तो कोई भी फंडामेंटल राइट का कर सकता है। ठीक है, तो स्टेट की एक डेफिनेशन देगी कि किसको स्टेट माना जाएगा और किसको स्टेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में ये बताया गया है। आर्टिकल अगला है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी स्टेट है वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो वायलेशन करेगा किसका, फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 दोनों स्टेट के बारे में। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट किसको कहा जाएगा। ठीक है, और 13 कहता है कि लॉ ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बनाएगा जो कि वायलेशन करेगा किसका, फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 14 में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। शॉर्ट भाषा में समझे तो क्या है आर्टिकल 14 का, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉ बन रहा है, जो भी स्टेट लॉ बनाएगा वो क्या रहेगा, वो सबके लिए रहेगा। ठीक है, यानी कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी लॉ बनेगा वो सबके लिए बनेगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि किसी भी बेसिस पे किसी भी ह्यूमन का जो इंडियन है उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स से, प्लेस ऑफ बर्थ से नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 16 कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो या कोई भी अपॉइंटमेंट हो किसी भी ऑफिस में, उसमें भी क्या किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 16 में ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला है, इसमें जो भी ये जो आरक्षण वाला होता है वो इसी में बताया गया है, जो भी किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो 16 में जो एक पर्टिकुलर ये भी है कि किसी भी बेसिस पे इन लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ग है जो कि पिछड़ा हुआ है, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आगे आ पा रहा है, तो उसको एक स्पेसिफिक छूट दी जाएगी, यानी उसको एक आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 16 इसके बारे में भी बात करता है। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि हमें पता है कि भारत में बहुत दिन से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि छुआछूत का है, तो इसको भी एबोलिशन का यानी इसको भी ख़त्म करने का बात किया गया किसमें, आर्टिकल 17 में। यानी छुआछूत में किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी जो भी छुआछूत का है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करता। आर्टिकल 18 कहता है नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो भारत में जो कई वर्ग के लोग हैं या कई रिलीजन है, तो उनको तोड़ने का काम उन लोगों ने किया था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी उपाधि बनाई थी। किसी को राजा बोलते थे, किसी के लिए प्राइज़ एक रख दिए थे। तो इन सब के बेसिस पे क्या किए थे, एक अनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वो लोग लेके आए थे कि अनइक्वालिटी रहेगी तो लोग आपस में लड़ेंगे। तो आर्टिकल 18 यही बोलता है कि कोई भी ऐसा टाइटल या कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं रखा जाएगा जो कि अनइक्वालिटी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। लेकिन दिया किस में जाएगा, मिलिट्री और एकेडमिक रिस्ट्रिक्शन में। मतलब कि अगर कोई मिलिट्री में यानी कि जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अवार्ड दिया जा सकता है। एकेडमिक यानी कि जैसे जो टीचर्स हैं वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको स्टेट क्या करता है, अवार्ड दे सकता है। तो इन सबको छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को या कास्ट को, ठीक है। अगला है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें कितनी फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी हमें बोलने की आज़ादी, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 में कितने पार्ट्स हैं। तो आर्टिकल 19 में कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, जिसमें एफ वाला क्या किया दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। एफ वाले में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है, तो वो अब ख़त्म कर दिया गया है। और तो कौन कौन से आर्टिकल बचे हुए हैं, ए बी सी डी ई जी और एफ़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19 में जो एफ़ वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 19 किसके बारे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 19 ए में है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी फ्रीडम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में है, 19 में है कि हमको यूनियन एसोसिएशन बना सकते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहीं भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में सेटल हो सकते हैं, या हम कोई भी प्रोफेशन चाहें तो उसको हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 में की गई हैं। आर्टिकल 20 के बारे में बात करें तो नो वन कैन बी अवॉर्डेड पनिशमेंट विच इज़ मोर देन व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड प्रेस्क्राइब्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। तो जितना भी लॉ में किसी भी क्राइम के लिए पनिशमेंट है, हमें उतनी ही पनिशमेंट देना है, उससे ज़्यादा हम पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 20 कहता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो अगर उसके लिए 2 ईयर्स का पनिशमेंट है तो उसको 2 ईयर्स का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करता है। और आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन भी है, ठीक है। तो
तो ये याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में है। और हमें ये भी याद रखना, जब मैं इमरजेंसी के बारे में बताऊंगी, जब भारत में इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट है उसे क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। यानी हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी, हम किसी की जान भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 ये मैंने बताया। आर्टिकल 22 की बात करें तो ये है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall be he is denied the right to consult and to be defended by a legal practices of his choice, ठीक है। तो आर्टिकल 22 ये कहता है, जैसे कि मैंने व्रिट्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे भी देखिएगा। व्रिट्स क्या है, 5 व्रिट्स हैं, तो उसमें जो हैबियस कॉर्पस वाला है उसी के बारे में आर्टिकल 22 बात करता है। वहाँ पे मैंने आर्टिकल 22 के बारे में बताया था। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को हम बिना उसको इन्फॉर्म किए किस बेसिस पे हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी हमें पहले उसको रीज़न बताना होगा। और साथ में अगर वो किसी भी लीगल प्रैक्टिसर्स, यानी अगर वो अपना कोई एडवोकेट करना चाह रहा है तो उसको ये भी फ्रीडम है कि वो अपना एडवोकेट कर सकता है। और साथ में ये भी है कि किसी भी पर्सन को बिना उसके मतलब बिना किसी क्राइम के हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और 24 आवर्स के अंदर जो भी वहाँ के मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने उस पर्सन को पेश करना रहता है। तो सारी चीज़ें किसमें बताई गई हैं, आर्टिकल 22 के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 23 से लेकर 24 किसके बारे में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। जो भी ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग होती है, जो इंसानों को जो बेचा ख़रीदा जाता है या उनसे ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है, वो चीज़ें किस में दी गई हैं, 23 में, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है कि चाइल्ड लेबर की बात किस में की गई है, आर्टिकल 24 में की गई है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि चाइल्ड लेबर के बारे में किस में बताया गया, तो आर्टिकल 24 में बताया गया है। यानी 14 साल से कम के बच्चों को हम किसी भी ऐसी फैक्ट्री या माइंस में ऐसी कोई ख़तरनाक जगह हम उसने काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 में कहा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। यानी हमें जो भी हमारा रिलीजन है उसके लिए फ्रीडम हमें दी गई है कि हम किसी भी फ्रीडम को अपना सकते हैं या किसी भी फ्रीडम को हम छोड़ सकते हैं। ये सारी फ्रीडम यहाँ पे मिली हुई है इंडिया में। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड टू राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ। जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम छोड़ सकते हैं, हम उसका प्रोपगेट कर सकते हैं, हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में की गई हैं, आर्टिकल 25 में की गई हैं। आर्टिकल 26 में क्या क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 26 में भी रिलीजन के बारे में बात की गई है कि हमें हर तरह की क्या है फ्रीडम है रिलीजियस अफेयर्स में। और आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेशली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। यानी जैसे हमें पता है कि बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि पहले जब मुग़ल डायनेस्टी थी तो हमारे यहाँ क्या होता था कि जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ें क्या कर दी अब हटा दी गई हैं। या जैसे क्या होता था कि कोई अगर मुस्लिम को नहीं अपनाना था तो उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 27 में किया गया है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, यानी किसी कोई कंपेल नहीं कि वो टैक्स दे, एंड द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिक अप्रोचिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि जो नॉर्मली टैक्स लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है वही देना है, उसको रिलीजन के आधार पे उसे ऐसा कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
तो जैसे हमें पता है कि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले क्या होती है, प्रेयर होती है। तो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम्हें ये प्रेयर करनी ही है। उसका मन है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 28 इसी के बारे में कहता है। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 29 में। माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे कि मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, ये सारे इन सब के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है कि वो किस में जाना पसंद करते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं, या वो उस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइनॉरिटीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे रिलीजियस के बारे में था, वही चीज़ यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बारे में है। वो रिलीजन से भी माइनॉरिटी हो सकता है और कास्ट से भी हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 31 क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अभी क्या हो गया, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज। तो जो भी राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जो भी लॉज हैं उनको सेव करने की बात की गई है आर्टिकल 31 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि अब क्या है, लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में था। अभी उसको क्या गया, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज, यानी कि जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी लॉज हमारे बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, जो भी ह्यूमन का जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सेव करने की बात करता है। आर्टिकल 32 में क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसको मैंने बताया था कि B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था इसको, B.R. अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, जैसे कि मैंने विट्स के बारे में बताया था, ठीक है। और अगर किसी भी विट्स का वायलेशन होता है तो वो पर्सन डायरेक्टली कोर्ट में क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, वो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, यही कहता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, इम्पोज द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो जैसे कि हमें पूरे के पूरे 6 फंडामेंटल राइट मिलते हैं, लेकिन जो हमारी आर्म फोर्स होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, या हमारी जो स्टेट पुलिस होती हैं, उनको ये फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं। उसको पार्लियामेंट चाहे तो क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्यों करती है, जैसे हमने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है कि मार्टियल लॉ लगता है, यानी कि फ़ौजी कानून लगता है। वहाँ के जो फ़ौजी होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में है। तो उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 33 को लाया गया है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म फोर्सेस को क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन और राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्टियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर कोई मार्टियल लॉ लगा, यानी कि फ़ौजी कानून लगा है, तो अगर वो फोर्स का कोई भी सोल्जर है, अगर वो किसी भी पर्सन को या गोली मार देता है, तो उसके ऊपर वो कोई भी केस नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मार्टियल लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी भी स्टेट में मार्टियल लॉ लगा है, तो वहाँ पे अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या कहता है, आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक द लॉज टू गिव इफेक्ट टू द सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो सारे के सारे किस में वेस्टेड होते हैं, पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में ही पावर होती है कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको अमेंड कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी गई है। तो आर्टिकल 33 और 34 एक इमरजेंसी के लिए बनाया गया, पर ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जब पहले पार्लियामेंट उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी तो आर्टिकल 34 को लगने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यानी कहीं भी फ़ौजी कानून अगर मान लीजिए ऐसा लगता है, अगर उस फ़ौजी कानून में अगर ये लगता है कि कोई भी वहाँ का सोल्जर है, तो अगर वो किसी भी पर्सन को गोली मार देता है तो वहाँ पे वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये थे फंडामेंटल राइट, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।